यू डेस्टिनेशन के नो योर टीचर श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सुमित सर, जो कि अर्थव्यवस्था की फैकल्टी हैं और पिछले 20 वर्षों से भी अधिक का इनका अनुभव यूपीएससी के छात्रों को पढ़ाने का और उन्हें इस परीक्षा की तैयारी करने का रहा है। आइए आज हम स्वागत करते हैं सुमित सर का। सुमित सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, अपने बारे में थोड़ी सी और हमारे छात्रों को बताएं, अपना थोड़ा सा अनुभव बताएं और आपकी क्या पृष्ठभूमि रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मेरा नाम सुमित कुमार कुलश्रेष्ठ है और मैं लगभग 20 सालों से यहाँ पर अध्ययन कार्य में लगा हूँ, अध्यापन कार्य में। और अध्यापन कार्य में करते हुए कई छात्रों को यहाँ हमारे माध्यम से पास भी कराया गया है यूपीएससी की परीक्षा में। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर क्या कि मेरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो एमए है और एलएलबी है। और एमए और एलएलबी के साथ में मेरा जो डबल एमए के रूप में यहाँ पर मैंने किया है, एक इकोनॉमिक्स से भी एमए हूँ और हिस्ट्री से भी मैं एमए हूँ। और इसके अलावा एलएलबी की परीक्षा भी मैंने यहाँ पर पास की है। तो वकालत के रूप में भी कुछ सालों तक मैं जुड़ा रहा हूँ। कई संस्थानों में मैंने पढ़ाया है, जो दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थान, लगभग सारे दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थानों में मैंने पढ़ाया है यहाँ पर। और ये कार्य करते हुए कई प्रतियोगी छात्रों को मेरे द्वारा सफल भी बनाया गया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, हमारे बच्चों की ये जिज्ञासा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास जो सिलेबस है, इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, रणनीति की अगर बात किया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि हमारे टॉपिक का नाम क्या है। जी जी। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टॉपिक का नाम क्या है। दूसरा, आपको इसके सिलेबस को भी पकड़ना पड़ेगा रणनीति के अंतर्गत। दूसरा कदम हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा सिलेबस क्या है। बहुत से बच्चे यहाँ पर तैयारी करने के लिए आते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक छोटे से सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। उनको लगता है कि इसकी भूमिका बहुत नगण्य है और इससे बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब दिमाग इस तरह की संरचना में बन जाता है तो आप इस विषय पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते जी। तो हमको सिलेबस जानना होगा। सिलेबस के अनुसार फिर हमारे टॉपिक का नाम क्या है उसको समझना होगा और उसको समझते हुए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। इस रणनीति के अंतर्गत कुछ किताबें हैं। इस रणनीति के अंतर्गत कुछ एक तरह से जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हैं उनको, इस रणनीति के अंतर्गत यहाँ पर शिक्षक के कुछ नोट्स भी आते हैं जिसके अंतर्गत हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम के अंतर्गत उसको भी थोड़ा सा फॉलो अप करना होगा। और कुछ किताबें भी हैं, उन किताबों को भी आपको फॉलो अप करना पड़ेगा इस रणनीति के अंतर्गत। जब आप इस पर काम करते हैं तो फिर आपकी तैयारी का एक पैटर्न प्रारंभ होता है, जो पहले पहलू है इस रणनीति का। जी सर, आपने बड़े विस्तार से बताया कि हमें किन किन पुस्तकों को फॉलो करना है अलग अलग, अगर हम बात करें सेगमेंट। ठीक है, ये तो आपका अनुभव इतना विशाल अनुभव, उसके हिसाब से आपने बताया। लेकिन क्या सच में इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा अर्थशास्त्र के लिए या अर्थव्यवस्था के लिए? ये फिर एक बच्चों को भयभीत करने वाली बात है। नहीं, ये देखिए, हमने ऐसा नहीं कहा है। हमने कहा है कि कुछ किताबें ऐसी हैं जिनके कुछ चैप्टर्स को पढ़ना होता है। जैसे होता क्या है कि अब मैंने कहा कि जैसे मिसराइनपुरी पढ़ना है तो उनका कौन सा चैप्टर अच्छा है, आपको उस चैप्टर को वहां पर पढ़ना है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं यूपीएससी के। क्योंकि होता क्या है कि बच्चा एक किताब को अगर फॉलो अप करता है तो उस किताब को फॉलो अप करने के बाद में अक्सर उसके दिमाग में ये रहता है कि मैं इसी किताब से सारा कंटेंट प्राप्त करूं। लेकिन होता क्या है कि जब आप तैयारी करने वाले होते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि किस किताब से, किस टॉपिक से, कहां से क्वेश्चंस बन रहे, तो आप 10 किताबों को अगर पकड़ लेते हैं और 10 किताबों के अगर हर किताब से इस चैप्टर को मुझे इस किताब से पढ़ना है तो आपको ये पता लग जाता है कि इससे क्वेश्चंस बन रहे। तो हमारी अप्रोच यही होती है, जब बच्चा हमसे पढ़ने के लिए आता है तो मैं उससे कह देता हूं कि इस चैप्टर को आप इस किताब से पढ़िएगा। जिससे क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में ये हो जाता है कि हमको संजीव वर्मा से क्या पढ़ना है, हमको एक तरह से इनसे क्या पढ़ना है।
हम ज्यादा किताबें पढ़ तो लें, भाई किताबों की तो आवश्यकता है ही, और एक सबसे बड़ी बात होती है लेखक का एक जो किसी एक टॉपिक पर ही केवल और केवल कमांड बहुत अच्छा होता है जब आप किताब लिखते हैं। तो जैसे मिश्रा इनपुरी हमने कहा, एग्रीकल्चर पर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, ठीक है, लेकिन सुधार के मामले में हमने कहा कि लैंड रिफॉर्म एक्ट। अब लैंड रिफॉर्म एक्ट तो बहुत बड़ा है, अगर आप लैंड रिफॉर्म एक्ट करेंगे तो वकालत नहीं करने लगेंगे, तो उसकी जरूरत नहीं। उसके जो 4-5 पेज हैं स्टार्टिंग के, उसको 5 पेज को आपको वहां देखना पड़ेगा कि भाई उस समय कैसे चेंजेस हुए। एक क्रिक्स, जैसे आप संविधान में उद्देश्य का देखते हैं तो उद्देश्य का आपको पूरे संविधान की एक व्याख्या कर देता है। उसी तरह से अगर आप छोटी छोटी चीजों को वहां से इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद में आप उसको पढ़ते हैं तो आपके लिए कारगर हो सकता है। अच्छा सर, आपने शुरुआत में एक चीज और बताई थी कि हमें शब्दावलियों पे पकड़ बनानी, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम समझें, क्योंकि वो जो नए नए शब्दावली आती हैं अर्थव्यवस्था में, वो बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं रहती, अंडरस्टैंडिंग कैसे बने? देखिए, अर्थव्यवस्था अगर विद्यार्थियों के बीच देखा जाए तो सबसे कठिन सब्जेक्ट के रूप में इसको पहचाना जाता है। इसलिए मैंने प्रश्न ठीक किया है, वो इसलिए कठिन शब्द के रूप में ये पहचाना जाता है क्योंकि बच्चे के एक दिमाग में ये होता है कि अर्थव्यवस्था से प्रश्न नहीं आते, लेकिन हकीकत ये है कि आप किसी भी जब एग्जाम को देने जाते हो तो एवरेज 15 से 20 प्रश्न रहते हैं जो आपके यहां पर सिलेक्शन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जी जब ये प्रश्न जब आपको दिखाई देते हैं तो एक करंट अफेयर्स के रूप में दिखाई देते हैं, तो आपके अंदर एक भ्रम हो जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न नहीं बना। जब हम शब्दावलियों को पढ़ते हैं तो शब्दावलियों को जब देखते हैं तो वो इसलिए आरुचिकर हो जाती हैं क्योंकि हमको वो शब्दावलियां वहां पर करंट अफेयर्स के रूप में नहीं देखते हैं पीटी में। तो हम जीडीपी को समझना ही नहीं चाहते, हम सीधा रटते हैं कि जीडीपी का परसेंटेज इतना है करंट अफेयर्स के लिए। लेकिन जब आप मेंस लिखने के लिए जाते हैं तब फिर आपको ये शब्दावलियां परेशान करती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इसको समझने के लिए एक बेसिक किताब जो एनसीईआरटी होती है उसको फॉलो अप करिए, और अगर नहीं है तो किसी शिक्षक से संपर्क करिए, और शिक्षक से संपर्क करके आप उससे समझने की कोशिश करिए, तो फिर ज्यादा अच्छा है। सर ने जितना सर आपने अपना इतने बेहतर तरीके से एवं समर्थन आपने बताई, खास करके जिस तरह से आपने कैटेगराइज किया पूरे इंडियन इकोनॉमी को, इसके अलग अलग आयाम, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आयाम जोड़ करके, एग्रीकल्चर के आयाम जोड़ करके भारतीय अर्थव्यवस्था का इस अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि समय समय पर आ करके हमारे छात्रों का ऐसे मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर।